150 साल पहले कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन को ट्रेड कंप्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी। परफॉर्मेंस दोनों काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। 1880s में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा, इसलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सब्जी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचकनी, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर से सिल्क वर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को 1898 में द ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुद्र को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। 1903 में इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी, इसलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन ओर रिजर्व्स मिल गए। जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन ओर माइनिंग और एक स्टील प्लांट 704 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेदजी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को एस्टैब्लिश किया। नोबेल लॉरिएट सीवी रमन IISc के फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चल के IISc ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट ऐसे बिजनेस लीडर्स चाहिए जो बिजनेसेस बिल्ड करके देश की इकोनॉमी को नेक्स्ट, जहां स्टूडेंट्स को ऐसे CXOs और बिजनेस लीडर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने खुद ऊबर और मिंत्रा जैसी कंपनीज के लिए हजारों करोड़ों का बिजनेस बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस के 18 मंथ के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक की। यहाँ स्टूडेंट्स को ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करना होगा जो खुद रियल कंपनी सीसीज के सामने पिच करके फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। स्केलर पिछले 7 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में है और इसीलिए उनके पास ऑलरेडी 1200 से लीडरशिप पोजीशंस पे प्लेस होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 3 मंथ्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप तो है ही। स्केलर ने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में 96% प्लेसमेंट रेट अचीव किया है और मैं गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराबजी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट ने एस्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का IPO अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में करीब 8000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1940 रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इसका प्लान था उस टाउन का नाम जमशेदजी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर। वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने, इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो। 46 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का फूड, क्लीनलीनेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को JRD अपने इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा। एयर इंडिया का एक ट्रैजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक्स ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। JRD ने डेलिबरेटली इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड को इंटरनेट वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवेज के लिए ST407 ट्रक लॉन्च किया, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गए और इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के सपोर्ट का अश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ईयर
डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कॉमोडोर की 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्क पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200। बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है, कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और अराउंड $2 बिलियन थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का। और इन्हें जो ऑटोमोबाइल के बाद इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे ले आया। जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की और इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। आज भी टीसीएस इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर में कंजेस्टेड होकर जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेट स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसीलिए नैनो मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैक्वार और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को अक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएच, टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है। और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की।